थॉट ऑफ द डे, आज का सुविचार, द मोर यू वर्क हार्ड द मोर योर लक फेवर यू। जितना आप कठिन मेहनत करोगे उतना ही आपका भाग्य आपके पक्ष में काम करेगा। ये सिंपल सीएससी ने कोटेशन लिखा है, किसी से भी चुराया हुआ कोटेशन नहीं है ये। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। डेट आज 21 जुलाई 2021 और ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना, व्हाट इज स्पेस राइस। स्पेस राइस कुछ नहीं है, ये चावल है जो स्पेस में भेजा चाइना ने और फिर वापस लाके इसको उगाया, कल्टीवेशन किया। एक 23 डे का लूनार वोएज भेजा था। वोएज का मतलब है यात्रा, लूनर का मतलब है मून पे। मून पे एक मिशन गया था चाइना का, चैंग 5 नाम से, नवंबर में। तो इसमें चावल के कुछ बीज भेजे थे, सीड्स। ये ऐसा मिशन था, कुछ रोबोट वगैरह से भेजा था इसमें। तो इसमें सीड भेजे थे और वापस मंगाए थे। अब जो ये सीड है स्पेस में गए और स्पेस में आप सबको पता है कि वहाँ पे बहुत सारी रेडिएशन निकलती हैं, कॉस्मिक रेडिएशन, सन से आ रही होती हैं रेडिएशन और स्टार से रेडिएशन आ रही होती हैं। ये वेव्स ही हैं, किरणें। और जीरो ग्रेविटी हो जाती है वहाँ पे, जो गुरुत्वाकर्षण बल है अर्थ का वो खत्म हो जाता है, जीरो ग्रेविटी। तो वहाँ पे क्या है, लगभग 40 ग्राम जो राइस के बीज हैं, चावल के बीज हैं, सीड्स, वो वापस लाए और उन्हें हार्वेस्ट किया गया। ऐसा माना जाता है कि जो राइस है, ये राइस के सीड्स अगर एक्सपोज किए जाते हैं इन्वायरमेंट में, स्पेस के इन्वायरमेंट में एक्सपोज किए जाते हैं तो ये मुटेट कर लेते हैं। मुटेट का मतलब होता है चेंज करना, मतलब अपने जीन में कुछ चेंज कर लेते हैं। और जब अर्थ पे, भूमि पे उन्हें उगाया जाता है तो इनकी जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, वो बढ़ जाती है। यील्ड का मतलब प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब है उत्पादकता। उत्पादकता का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है अगर एक खेत में 1 क्विंटल चावल बोए और उसमें जब बोने के बाद जो ये बीज लगाया, सीड, इसके बाद क्या है, मान लो 1000 टन वहाँ पे हुआ उस एरिया में चावल, अगर उसे एक्सपोज किया जाएगा स्पेस में तो फिर 1000 टन की बजाय 1200 टन या 1100 टन, मतलब उससे ज़्यादा होगा। यानी कि उतने ही एरिया में जब अनाज ज़्यादा हो तो उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी या यील्ड्स का इंक्रीज होना। तो ये चाइना ने ये सीड्स भेजता आ रहा है स्पेस में, पहली बार नहीं किया है, 1987 से ऐसा करता आ रहा है। स्पेस में सीड्स, बीज भेजता है, वापस लाता है और फिर उन्हें उगाता है। 2018 में जो टोटल प्लांटेशन एरिया था जिसमें स्पेस क्रॉप की गई थी, स्पेस क्रॉप का मतलब वही है, स्पेस में, आसमान में भेजे इसने सीड्स और वापस फिर बोए। ऐसी भूमि लगभग 2.4 मिलियन हेक्टेयर्स भूमि थी जिसपे ऐसे स्पेस क्रॉप्स उगाई थी चाइना ने। और 1 मिलियन में होता 10 लाख, यानी कि 24 लाख हेक्टेयर्स एरिया में ये उगाया था। चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था इसमें। फर्स्ट कॉन्टिनेंट टू कंप्लीट कलेक्शन ऑफ डिजिटल लैंड यूज डेटा। पहला कॉन्टिनेंट बन गया भाई साहब अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट बन गया पहला। अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो आप सब जानते हो, देखा ही होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो ये क्या है, फर्स्ट कॉन्टिनेंट बन गया जिसने डिजिटल डेटा का यूज किया है। और इस एक इनिशिएटिव चलाया जिसका नाम है अफ्रीका ओपन डील इनिशिएटिव। इसमें क्या करेगा, जो डिजिटल लैंड यूज डेटा है और लैंड यूज चेंज जितना हुआ है, कहने का मतलब ये है सारा डेटा इंटरनेट पे डिजिटली उपलब्ध होगा, जिस पे ये पता चलेगा कि लैंड यूज कितना चेंज हुआ है। पहले लैंड थी, जो भूमि थी, किस लिए यूज की जाती थी और आज किस लिए यूज की जा रही है। ये डील का क्या मतलब है, डील का मतलब है डेटा फॉर इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव। ये डेटा कलेक्शन और एनालिसिस इनिशिएटिव है। इसको लेड किसने किया है अफ्रीका में, मतलब इसका नेतृत्व किसने किया है, फाओ ने और अफ्रीकन यूनियन कमीशन ने। फाओ आप सब लोग जानते हो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन की। और अफ्रीकन यूनियन कमीशन, वहाँ के अफ्रीकन कंट्रीज ने मिलकर हुए कमीशन बनाया हुआ है। तो इन दोनों ने ये डेटा कलेक्ट किया है, एनालिसिस किया है। इस डेटा में एनालाइज किया जाएगा कि पिछले 20 सालों में जो लैंड यूज का पैटर्न है वो कैसे चेंज हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मान लो पहले इस भूमि पे कृषि उगाई जाती थी, लेकिन आज इस भूमि पे क्या है, फैक्ट्री बन गई है मान लो, या फिर कोई और इंडस्ट्रीज बन गई है, या रोड बन गया है, यहाँ पे रेलवे निकल गई है। तो कैसा लैंड यूज का चेंज कैसा हुआ है, कितने 20 सालों में कैसा चेंज हुआ, ये सब कुछ इसमें पता लगाया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा नेशनल लेवल पे भी और एवरी कंट्री में। अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है सारी कंट्री में नेशनल लेवल पे। इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है बिहार किशनगंज गेट्स डिजिटल फर्टिलिटी मैप। बिहार में एक एरिया भाई साहब किशनगंज, वहाँ पे क्या है, डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया है। जैसे बिहार में एक मान लो ये डिस्ट्रिक्ट एरिया है, ये किशनगंज है, किशनगंज में डिजिटल फर्टिलिटी मैप यानी कि जो लैंड है
लैंड की कितनी फर्टिलिटी है, जो भाई साहब भूमि है यहाँ पे, उस भूमि में खेत हैं, खेत में एक खेत में इस सॉइल है, मिट्टी है, इस मिट्टी की उर्वरकता क्या है, फर्टिलिटी क्या है, उर्वरकता बोलते हैं हिंदी में फर्टिलिटी को, इसकी फर्टिलिटी क्या है, इसके लिए मैप तैयार किया है। बिहार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ये मैप तैयार किया है, इसके साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने प्रिपेयर किया है ये मैप। इससे बेनिफिट होगा फार्मर को, क्या क्या फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा कि भाई साहब पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए कौन सी क्रॉप इंपॉर्टेंट है वो इजीली डिसाइड कर सकेंगे और उसे ही उगाएंगे, ग्रो करेंगे। कि जैसे मान लो ये एरिया यहाँ पे अभी सारे एरिया में चावल बोया जाता है, पैडी कल्टीवेशन होती है, धान की खेती, राइस कल्टीवेशन, और मान लो ये चावल के लिए उपयुक्त नहीं है, भूमि सूटेबल नहीं है, यहाँ पे मान लो गेहूँ बोया जाए या कोई और फसल बोई जाए तो वो अच्छी है, तो किसान क्या करेंगे, वो ही फसल बोएंगे ना कि चावल, क्योंकि चावल बोने में वहाँ पे ज़्यादा खर्चा आएगा, तो वो ये वाली फसल बोएंगे जिसके लिए वो मिट्टी सही है, सूटेबल है उसी हिसाब से। तो ये फ़ायदा होगा एक तो इससे जब उस मिट्टी के हिसाब से, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, उर्वरकता है, उसके हिसाब से फसल बोएंगे तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है, जैसे मान लो यहाँ पे बिहार में मान लो इस एरिया में चावल ही बोते थे सारे, धान की खेती करते थे, पैडी कल्टीवेशन। अब क्या है, वो सॉइल के हिसाब से बोएंगे, तो अगर मान लो सॉइल धान के लिए उपयुक्त नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो वो कोई और करेंगे फसल, मान लो वीट बोएंगे या कोई भी मान लो पल्सेस उगाएंगे, दाल या कोई और फसल उगाएंगे। तो उस केस में क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फसल उगाएंगे। पहले मान लो राइस की खेती होती थी यहाँ पे, चावल की, तो अब वीट भी या आपका पल्सेस भी, दाल भी, या सोयाबीन या कोई और, मतलब मान लो किसी की भी खेती करें यहाँ पे, फ्लावर की बोएं या वेजिटेबल बोएं, तो अब डिफरेंट डिफरेंट फसल बोई जाएंगी, तो क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है डिफरेंट डिफरेंट अलग तरीके से कुछ काम करना, तो डाइवर्सिफाई होगा क्रॉप में। नेक्स्ट फ़ायदा क्या होगा, नेक्स्ट फ़ायदा ये होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी पता लगेगी फार्मर को कि कितनी उपजाऊ भूमि है हमारी, और उसके हिसाब से वो फर्टिलाइज़र यूज कर सकेंगे। मतलब फर्टिलाइज़र का मतलब है खाद, अपनी भूमि में जितनी ज़रूरत है उतने हिसाब से वो खाद डालेंगे, यूरिया डीएपी वगैरह जो खाद होते हैं उन्हें डालेंगे उसी हिसाब से, तो उनका खर्चा भी कम होगा, यानी कि इनपुट कॉस्ट कम आएगी। जैसे मान लो अभी किसान क्या है, पूरे खेत में डाल देता है उतना ही जितना, मतलब जितना उसे लगता है, अब उसे पता नहीं सॉइल को ज़रूरत भी है या नहीं है फर्टिलाइज़र की, नहीं भी होगी तो भी डाल देते हैं। तो अगर सॉइल को ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइज़र की, खाद की, तो क्या है, उनकी इनपुट कॉस्ट जो आती है वो कम आएगी, इनपुट कॉस्ट, तो इससे ये फ़ायदा होगा। लेकिन इससे कुछ कंसर्न है, परेशानियाँ जताई जा रही हैं कि ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स और फार्मर्स इस ग्रोइंग डिजिटाइजेशन से कुछ लैंड रिकॉर्ड में और फर्टिलिटी डिटेल्स में कुछ कंसर्न जता रहे हैं, कुछ चिंता जता रहे हैं। क्या चिंता है इनकी, इनकी चिंता ये कह रहे हैं कि ऐसा उम्मीद लगा रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं या बिग कॉरपोरेट हाउसेज हैं, वो भाई साहब शोषण करेंगे, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे फॉर द वेरियस पर्पज़ के लिए। कैसे शोषण करेंगे बड़ी कंपनी, और इनका क्या मतलब है भाई साहब, देखो मतलब है, कंपनी क्या है, या बिग कॉरपोरेट हाउस होते हैं, जो एक कंपनी मान लो, बिग कॉरपोरेट हाउस को आप फर्म मान लो, कोई एक ग्रुप मान लो, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं, फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उनसे फार्मिंग कराती हैं, ठीक है। या तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगी तो अपनी चॉइस का वो फसल बोआने के लिए, यानी कि ग्रो करने के लिए किसान को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, बाध्य करेंगी, क्योंकि फर्टिलिटी के हिसाब से। और नेक्स्ट क्या है, एक ये परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो लैंड एक्विजिशन कर सकती हैं, कि लैंड कोई अक्वायर कर लेंगी। जैसे उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पे भाई साहब भूमि बहुत उपजाऊ है, तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे मान लो किसानों की भूमि खरीद लेगी, उन्हें पैसा देकर, अच्छा तो यहाँ पे खुद खेती करेगी। तो एक तो ये परेशानी है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये परेशानी है प्रीडेटरी लैंडिंग। प्रीडेटरी लैंडिंग का मतलब ये है अब्यूसिव टर्म पे लैंड करना, लैंड का मतलब उधार देना। वो क्या है, जो टर्म और कंडीशन अब्यूसिव रख देंगी, कोई कॉरपोरेट हाउस है या कोई फाइनेंसिंग कंपनी है जो उधार देती है पैसे किसानों को, तो वो ऐसी टर्म रखेंगी, मान लो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रख दिया कि आपकी भूमि उपजाऊ हुआ, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, किसान खेती के लिए करने के लिए लोन ले रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखना, ऐसा कुछ कुछ मिल सकता है भाई साहब। तो इससे क्या है, फार्मर मतलब फार्मर्स की लाइवलीहुड में क्राइसिस आ सकता है, संकट आ सकता है, तो ये परेशानी है इससे। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ विंटेज कार्स। अभी गवर्नमेंट ने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है जो हमारी, उसने मोटर व्हीकल रूल्स बनाए हैं, इनमें चेंज किया है जो 1989 के रूल बने हुए पहले मोटर व्हीकल के लिए, कि कार गाड़ियाँ जो चलाते हैं आप रोड वगैरह पे, उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, नियम है, ये इस रूल के हिसाब से चलते थे अभी। अब इनमें कुछ चेंज किया है, अमेंडमेंट कर दिया है, यानी कि संशोधन कर दिया है इन रूल्स में। और
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बना दिया किसके लिए, विंटेज मोटर व्हीकल्स के लिए। विंटेज का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, पुराने जो मोटर व्हीकल हैं, कार, गाड़ियाँ, कार, बाइक या कोई भी गाड़ी हो सकती है। ऐसा है भाई साहब, देखो 50-60 साल पुराने किसी किसी के पास व्हीकल्स हैं, बहुत पुराने पुराने व्हीकल्स हैं, वो उन्हें संजो के रखना चाहते हैं, संजेज के रखना चाहते हैं एक तरह विरासत की तरह। तो उनके लिए रूल्स बनाए हैं ये, उनके लिए रूल्स बनाए हैं ताकि उन्हें जो ओल्ड व्हीकल्स को हेरिटेज की तरह, विरासत की तरह प्रिजर्व करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, इसका यही टारगेट रहेगा इस रूल्स का। तो जो मतलब पुरानी कारों को अपना रखना चाहते हैं विरासत की तरह, हेरिटेज की तरह, उनको सहायता करेगी ये नए रूल्स और नियम से, जो ये रूल्स रेगुलेशन। इन रूल्स के अंदर ये है, ऐसे जो 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स हैं, मतलब बाइक या कार जो 50 साल से ज़्यादा पुराने हैं, तो उनको ओरिजिनल फॉर्म में मेंटेन करके रख सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में। तो इनको डिफाइन किया जाएगा विंटेज मोटर व्हीकल्स, विंटेज मोटर व्हीकल कहा जाएगा जो 50 साल से पुराने व्हीकल्स हैं, ऐसे कार, गाड़ियाँ हैं। मतलब इनके जो ओल्ड नंबर हैं उनको भी रिटेंशन करने के लिए अलाउ किया जाएगा, क्योंकि कार, गाड़ियाँ भाई साहब सब पे नंबर प्लेट होती है, नंबर डले होते हैं, तो उनको ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड व्हीकल है तो उनका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, तो उन्हें एक तरह से यूनिक रजिस्ट्रेशन मार्क मिलेगा और वो उन्हें रख सकेंगे। तो मोटर व्हीकल्स क्या हैं, जो ये विंटेज कार वगैरह होंगी, ये सिर्फ घरेलू पर्पज़ के लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए या हेरिटेज पर्पज़ के लिए यूज हो सकेंगे। ऐसा नहीं है आप रोड पे चला सकते हो, नहीं, ये रोड पर रेगुलर या कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं चलाई जा सकेंगी अभी भी। हाँ, कभी मान लो आपको कहीं पे एग्जीबिशन के लिए ले जाना है, ये कार वगैरह एग्जीबिशन होती रहती है ना, प्रदर्शनी के पुरानी पुरानी कारें वगैरह, बाइक वगैरह दिखाई जाती है कि ये 100 साल पुरानी है या ये 1000 साल, मतलब 1000 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब तक तो बने ही नहीं थे व्हीकल्स, तो ये कितने साल पुराना है, तो इस तरह से इन्हें रख सकते हैं ये। तो इतना ही फ़ायदा है इनका। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है चाइनाज नेशनल कार्बन इमिशन ट्रेडिंग मार्केट। चाइना ने भाई साहब अभी क्या है, रूल्स बनाए कार्बन मार्केट के लिए, जो कार्बन इमिशन ट्रेडिंग मार्केट के लिए। ये चाइना ने रूल्स बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं, जो भाई साहब देखो कंपनी वगैरह होती हैं, कंपनी वगैरह, फैक्ट्री वगैरह, उनसे क्या है कार्बन का इमिशन होता है। कार्बन का इमिशन यानी कि उनसे, जैसे मान लो कोई स्टील की फैक्ट्री है, आयरन की फैक्ट्री है, या कोई सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है, उनसे कार्बन इमिशन होता है, या कंपनी से, फैक्ट्री से धुआं निकलता है, उसमें कार्बन होता है, तो इसमें ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस आप सब लोग जानते हो, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, ऐसी गैस जो वातावरण में, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को, हीट को एब्जॉर्व कर लेती हैं और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की क्या है, एटमॉस्फेयर में ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, कि वातावरण में टेम्परेचर बढ़ना धीरे धीरे, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग को घटाना और ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना, इसका मेन टारगेट है, जो अभी चाइना ने कार्बन इमिशन ट्रेडिंग मार्केट का ये प्रोजेक्ट लेके आया है। चाइना का जो ये इमिशन ट्रेडिंग स्कीम है, ये रिप्लेस करेगी जो यूरोपियन यूनियन ने पहले चला रखी है एक स्कीम, वर्ल्ड लार्जेस्ट इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है यूरोपियन यूनियन का, तो उसको रिप्लेस करेगी ये चाइना की इमिशन ट्रेडिंग स्कीम। मतलब यूरोपियन यूनियन, यूरोप में जो कंट्रीज है, उन्होंने भी इसी तरह की ऐसी इमिशन ट्रेडिंग स्कीम चला रखी है। तो ये कार्बन मार्केट है क्या, पहले तो ये समझते हैं। कार्बन मार्केट ये है भाई साहब, जहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इमिटर्स होते हैं और वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन के परमिट को और अलाउंसेस को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, मतलब खरीद बेच सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो भाई साहब 2 फैक्ट्री हैं और चाइना ने रूल बनाए हैं कि आप एक फैक्ट्री की इतनी परमिशन नहीं होगी कि ये 10 टन से ज़्यादा कार्बन इमिशन नहीं कर सकता। अगर इसे 10 टन से ज़्यादा कार्बन इमिशन करना है, तो जिसने, मान लो दूसरी कंपनी है, जैसे इसका मान लो 11 टन इमिशन हो गया कार्बन, मान लो धुआं निकल रहा है भाई साहब, वो धुआं को मेजर कर सकते हैं नहीं, जैसे आपके सिलेंडर है, घरों में सिलेंडर है गैस के, उनमें गैस भरी रहती है, ऐसे ही धुआं गैस टाइप में होता है, तो इसको मेजर कर सकते हैं नहीं, क्योंकि सिलेंडर को माप सकते हैं नहीं। इसी तरह से धुआं को भी, जो कार्बन इमिशन होता है उसको माप सकते हैं। ऐसे मान लो अगर 10 टन इमिशन हो गया कार्बन का एक कंपनी से, और मतलब लिमिट थी 10 टन और उसने 11 टन कर दिया, तो अब इसने क्या है, रूल्स के वायोलेशन कर दिया, उल्लंघन कर दिया। लेकिन पहली बात तो ये अलाउ ही नहीं है, ये अलाउ ही नहीं है करने के लिए। अब इसे मान लो 11 टन करना है, क्योंकि इसे और प्रोडक्शन करना है, अपने प्रोडक्ट बनाने, मान लो स्टील के प्रोडक्ट बना रही है ये, इतने बने नहीं जितना इसका टारगेट था, और इसे और प्रोडक्शन करना है, तो मान लो इसे जितना प्रोडक्शन करना है 11 टन इमिशन हो जाएगा इसका उसमें। तो दूसरी कंपनी से कॉन्टेक्ट करेगा, मान लो इसने इमिशन किया है 8 टन का ही, क्योंकि लिमिट तो थी 10 टन की,
10 टन तक कर सकती है एक कंपनी, लेकिन इसने 8 टन ही कार्बन इमिशन किया, तो इसके पास क्या 2 टन की अभी लिमिट है। तो ये क्या 2 टन की अपनी लिमिट को इसे बेच देगा, या इसे तो 1 टन की चाहिए तो 1 टन इसको बेच देगा, 1 टन किसी और को बेच देगा, और इसे क्या है पैसे देगी ये कंपनी। ये लिमिट है भाई साहब, परमिट है, ये अपना परमिट दे देगा कि ये कहेगा गवर्नमेंट से हमने सिर्फ 8 टन ही इमिशन किया कार्बन का, और हम क्या है अपना 1 टन इसे बेच रहे हैं। तो ये इससे परमिट खरीद लेगा, इसे पैसे दे मिल जाएंगे, और ये अपना प्रोडक्शन कर सकेगा अपने जो भी प्रोडक्ट इसे प्रोड्यूस करने हैं, तो ये फ़ायदा होगा। ऐसी देखो ये कार्बन ट्रेडिंग के जो नया नहीं है जो चाइना लेके आया है, ऐसा यूरोपियन यूनियन ने भी चला रखा, उससे पहले ये आया था। सबसे पहले जो कार्बन ट्रेडिंग का जो ये आया था ना कॉन्सेप्ट, ये आया था क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है भाई साहब, ये देखो आपने UNFCC पढ़ा होगा, UNFCC ये क्या है, एक ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, किसके अंदर 1992 में अर्थ समिट हुआ था, उससे निकला था। इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी बनाया हुआ, आप इन्वायरमेंट के लेक्चर में देख सकते हो, अगर देखा भी हुआ तो आपको याद आ रहा होगा। तो इसकी मीटिंग होती है हर साल, तो एक 1997 में भी मीटिंग हुई थी इसकी मीटिंग को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो 1997 में ये क्योटो में हुई थी, क्योटो जापान में जगह है, तो वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट किया, समझौता, उसका नाम रख दिया क्योटो प्रोटोकॉल। कि इसमें क्या है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन का कुछ टारगेट रखा कि ग्रीन हाउस गैस घटानी है हमें, इसमें टारगेट रखा, और ये बाइंडिंग बना दिया। देखो UNFCC खुद तो बाइंडिंग नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है कि मानना ही मानना है इसके रूल्स रेगुलेशन, देखिए ये इसके पास पावर है कि इसकी कोई मीटिंग हो रही है, प्रोटोकॉल कर रही है, उसको बाइंडिंग बना सकती है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल को बाइंडिंग बनाया इसने, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था COP21 में, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, इसको बाइंडिंग बनाया। तो ऐसे ही क्या है, इसमें टारगेट रखे थे, और इसमें ये कंसेप्ट निकल के आया कार्बन ट्रेडिंग का, कि अगर मान लो कोई देश है ज़्यादा इमिशन कर रहा है अपनी लिमिट से, तो वो दूसरी कंट्री जो नहीं कर रही है उससे कार्बन ट्रेडिंग कर सकता है, और उससे परमिट ले सकता है कि आपके हिस्से का हम यूज कर रहे हैं और आपको हम डॉलर दे रहे हैं, मनी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आया था, ऐसा कोई चाइना ने नया नहीं किया है। तो यही सब है भाई साहब इसमें जो हमने पढ़ा है, इसमें आप पॉज करके एक बार पढ़ लेना, मैं एक बार फिर भी रिवाइज करा देता हूँ। चलो, कंपनीज क्या है इसमें जो ओवर परफॉर्म करेंगी, सरप्लस टारगेट रहेगा, तो वो क्या है मार्केट में जैसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाएंगी, तो वो कंप्लायंस स्टेटमेंट सबमिट कर सकती हैं अपना, और दूसरे से जो वो बाय कर सकती हैं, खरीद सकती हैं ऐसा इमिशन जो परमिट है। तो इस पर कोटा लगा होगा, विद इन द कोटा उन्हें इमिशन करना होगा, अगर ज़्यादा करेंगे तो उन्हें बाई करना पड़ेगा दूसरी कंपनी से। अभी इसमें जो इन्वॉल्व किया गया फर्स्ट फेज में 2000 पावर कंपनीज इन्वॉल्व हैं चाइना की, जो 4 बिलियन टन का टारगेट रखा है ग्रीन हाउस गैस का पर ईयर, या 40% कंट्रीज की ईयरली टोटल जो लिमिट है उसका 40% या 4 बिलियन टन मैक्सिमम टारगेट रखा है। मतलब जो 4 बिलियन टन से ज़्यादा इमिट कर रही हैं ऐसी 2000 पावर कंपनीज हैं जो पावर बनाती हैं, बिजली बनाती हैं कोयले से, कहाँ पे, चाइना में। इसमें और भी 7 एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया जाएगा फ्यूचर में, बाद में, जैसे आयरन जो प्रोड्यूस करती हैं, स्टील करती हैं, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, ऐसी फैक्ट्रीज़ को अभी पावर कंपनी इंक्लूड की गई है चाइना ने। अब ये वाई बिल्ड कार्बन मार्केट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी चाइना को, इसलिए पड़ी भाई साहब, एक तो देखो चाइना ने टारगेट रखे हुए हैं 2030 तक जो इमिशन है वो रिड्यूस करना है, कार्बन का जो इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैस का वो रिड्यूस करना है, और चाइना ने टारगेट बना हुआ है कि कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है 2060 तक। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है, इसको नेट न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं, नेट कार्बन न्यूट्रलिटी। इसका मतलब ये जितना कार्बन आप इमिशन कर रहे हो उतना इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब भी करो, सोख, ऑब्जॉर्व का मतलब है सोखना। अब उसे सोखेंगे कौन, एब्जॉर्ब कौन करेगा, पेड़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाओ, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगाओ, स्मोक टावर लगाओ, स्मोक टावर जो खींचेंगे कार्बन इमिशन को, यानी कि ग्रीन हाउस गैस को, और इसे कन्वर्ट करेंगे शुद्ध गैस में, तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी लगाओ। तो ये नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम क्या है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को नेशनल लेवल पे किसी इंटरप्राइजेज के लिए, मतलब उद्योग, जो उद्योगपतिज हैं यानी कि जो फैक्ट्री चलाते हैं, बिजनेसमैन हैं, उसके लिए फर्स्ट टाइम क्या है ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ग्रीन हाउस गैस इमिशन की नेशनल लेवल पे चाइना ने, जो कंपनीज को दी है। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अभी आप सबको पता है मानसून सेशन बिगिन हो चुका है, चालू हो चुका है मानसून सेशन। हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सेशन का कितने सेशन होने ऐसा तो लिखा हुआ नहीं हुआ है, ऐसा लिखा है कि कम से कम क्या है 6 महीने के गैप से ज़्यादा नहीं होगा जब भी दूसरा सेशन लगेगा। सेशन का मतलब है पार्लियामेंट की एक तरह से मीटिंग होना, आप सब जानते होंगे, सेशन हिंदी में बोलते हैं सदन। जैसे भाई साहब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऐसा थोड़ी नहीं है सालों साल स्कूल जाते हो आप, गर्मियों की छुट्टी पड़ती है, कुछ
समर सीजन में, कुछ विंटर सीजन में सर्दियों की छुट्टी पड़ती है, संडे की छुट्टी होती है। ऐसे इनको भी तो छुट्टी चाहिए। पार्लियामेंट में जो सांसद बैठते हैं एमपी, लोकसभा राज्यसभा में, तो इनका सेशन सालों साल थोड़ी ना चलता है। 3 सेशन हमारे पार्लियामेंट में चलते हैं। आप सबको पता होगा, जैसे बजट सेशन, और दूसरा मानसून सेशन जो अभी चलता है जून सितंबर के बीच में, और एक है भाई साहब विंटर सेशन जो नवंबर दिसंबर में चलता है। ऐसा देखो, संविधान में तो 3 सेशन के नाम नहीं लिखे हुए, ये माना हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ, लोकसभा वगैरह के रूल्स वगैरह में, पार्लियामेंट के रूल्स प्रोसीजर में। तो अभी लेटेस्ट पार्लियामेंट का सेशन चलने वाला है। ये उससे पहले जो बजट सेशन था वो सिनेडाई कर दिया था मार्च 25 को। सिनेडाई का मतलब है एडजन सिनेडाई। एडजन सिनेडाई कौन करता है? एडजन सिनेडाई कौन करता है बताओ? ये करते हैं भाई साहब एडजन सिनेडाई जो हाउस के चेयरमैन होते हैं या अध्यक्ष होते हैं। जैसे लोकसभा में कौन है अध्यक्ष? स्पीकर है। तो एडजन सिनेडाई कौन करेगा? स्पीकर। और चेयरमैन करेंगे राज्यसभा में सिनेडाई। सिनेडाई का मतलब ये है मीटिंग को एंड कर देना बिना टाइम लिमिट के। मतलब मीटिंग एंड कर दी कि हम क्या है, जैसे स्पीकर कर देगा, लोकसभा का सेशन चल रहा है और मीटिंग चल रही है, और लोकसभा में स्पीकर जारी कर देगा नोटिस एडजन सिनेडाई का, लिख दिया पेज पे और जारी कर दिया। इसका मतलब ये है कोई डेट नहीं बताई कि दोबारा मीटिंग कब होगी, दोबारा कब होगी। एक तो होता है एडजन, एडजनमेंट, एडजन या एडजनमेंट, उसका मतलब ये टाइम बताएगा स्पीकर की 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में दोबारा मिलना, हमें आना है यहाँ पे, मीटिंग होगी। और एक एडजन सिनेडाई कोई टाइम लिमिट नहीं बताएगा, कोई भी टाइम लिमिट। तो 25 मार्च को हो गई थी। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट सेशन जो होना था, नेक्स्ट सेशन जो होना था 14 सितंबर को होना था, विद इन 6 मंथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। क्योंकि हमारा संविधान आर्टिकल 85 ये बोलता है कि 6 मंथ से ज़्यादा पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये बोलता है। ना तो पार्लियामेंट ने ये कहा है कि कब लगेगा सेशन, ना ये बोला है कि कितने दिनों तक का सेशन होगा। कि पार्लियामेंट का जो सेशन चलेगा 10 दिन का, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। और ये यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन भी पूछा था यहाँ से कि कितने, ऐसा लिखा हुआ है हमारे संविधान में या नहीं कि कितने दिन के लिए लगेगा या नहीं लगेगा। आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर, तो आपको याद आ रहा होगा। नेक्स्ट ये है कि कोई मैक्सिमम गैप जो है ये बिटवीन 2 सेशन 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट को कम से कम 2 सेशन तो लगाने ही पड़ेंगे 1 साल में, क्योंकि 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। तो सेशन का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट का पीरियड है ये, कि इसमें पार्लियामेंट की मीटिंग होगी, कि जब भी फर्स्ट मीटिंग होगी वो टाइम, और उस टाइम से लेके प्रोरोगेशन तक, यानी कि सेशन लगा अब, मतलब मीटिंग हुई पार्लियामेंट की आज, आज से कब तक इसका प्रोरोग होगा। प्रोरोग का मतलब है सेशन का एंड, मतलब सदन का अंत हो गया। और प्रोरोग करते हैं प्रेसिडेंट। देखो एडजन और एडजनमेंट सिनेडाई वो करते हैं स्पीकर या चेयरमैन। अगर राज्यसभा में करना तो चेयरमैन, और स्पीकर को लोकसभा में करते हैं। लेकिन प्रोरोग कौन करते हैं? हाउस का, लोकसभा का या राज्यसभा का सेशन का एंड। प्रोरोग का मतलब है सेशन का एंड, ये करते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट आपको पता है किसकी एडवाइस पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। खुद तो कुछ करते नहीं है, इसकी एडवाइस पे काम करते, क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा हुआ है भाई साहब, खुद कुछ नहीं करेंगे। तो प्रोरोग और फर्स्ट सिटिंग के बीच में जो टाइम है उसी को बोलते हैं सेशन। ये सेशन की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज द पीरियड बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ ए हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन। अब कौन कन्वीन करता है सेशन को, बुलाता कौन है? देखो भाई साहब, एक कैबिनेट कमेटी है ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये क्या करती है? सीनियर मिनिस्टर होते हैं इसमें, किस कैबिनेट कमेटी में सीनियर मिनिस्टर होते हैं, वो मंत्री क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि पार्लियामेंट की सिटिंग कब होगी, ये डेट डिसाइड करते हैं। और फिर प्रेसिडेंट को बोलते हैं, ये मतलब प्रेसिडेंट को बोलते हैं, क्योंकि ये भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही है। कैबिनेट कमेटी जो है, कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं इसमें, ये प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, और फिर प्रेसिडेंट सेशन बुलाते हैं। यानी कि किसकी एडवाइस पे करते हैं? कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर। या ये आ जाए किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ऐसे कुछ भी आ जाए, सारे सही हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर आए तो सबसे पहले वो टिक करना आपको, इसकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट सेशन को बुलाते हैं। और ये जो मतलब एग्जीक्यूटिव है, आप सबको पता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं इसको, वही बिजनेस को पूरा स्टीर करते हैं पार्लियामेंट में जितना भी होता है। और प्रेसिडेंट को एडवाइस देने की पावर है इनके पास, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट फिर लेजिस्लेचर का जो समन करना है, मीटिंग बुलानी है, वो बुलाते हैं। तो यही था इसमें भाई साहब। वैसे तो अब पार्लियामेंट का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये 3-4 पॉइंट है, ये जान लो मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए। देखो पार्लियामेंट का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है भाई साहब? लॉ कौन बनाता है हमारे देश में? पार्लियामेंट बनाता है। कानून बनाना है तो लॉ मेकिंग क्या है, डिपेंड किस पे? पार्लियामेंट में। इसलिए मीटिंग जरूरी है। दूसरा क्यों जरूरी है? जितने भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है, जितने भी गवर्नमेंट काम कर रही है,
उसकी स्क्रूटनी करनी है, जांच करनी है। कहाँ पे होगी? पार्लियामेंट में डिबेट होगी। जो अपोजिशन के लीडर है उन्हें तो पार्लियामेंट में डिबेट करने का मिलता है मौका। अब ऐसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, अलग अलग न्यूज में चलता रहता है, कहीं पे किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं पे कुछ बोल दिया। लेकिन भाई साहब इकट्ठे कहाँ पे बैठेंगे? पार्लियामेंट में। वहाँ पे जो गवर्नमेंट जो भी फंक्शनिंग कर रही है, जैसा काम कर रही है, उसको डिबेट करेंगे। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। स्क्रूटनी करेंगे, नेशनल इशू है कोई उसको पार्लियामेंट में करेंगे, इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है? जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग है, ये डेमोक्रेसी के लिए भी, डेमोक्रेसी अच्छे से काम करती रहे, इसलिए पार्लियामेंट का सेशन लगना भी जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र अच्छे से काम करने के लिए, डेमोक्रेसी अच्छे से काम करने के लिए, वेल फंक्शनिंग के लिए पार्लियामेंट का सेशन लगना जरूरी है। तो ये इसलिए पार्लियामेंट का सेशन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था इसमें। नेक्स्ट है अपना कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021। ये बिल भाई साहब पेश होने जा रहा है, इंट्रोड्यूस करेंगे इसे पार्लियामेंट में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री इसे इंट्रोड्यूस करेगी, पार्लियामेंट में लेके आएगी इस बिल को। ये बिल क्या है? पहले ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। ऑर्डिनेंस आप सब लोग जानते हो, हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश, अध्यादेश बोलते हैं। और अध्यादेश क्या होता है? ये भाई साहब प्रेसिडेंट को पावर है आर्टिकल 123, और गवर्नर को पावर है आर्टिकल 213, आर्टिकल 213। और प्रेसिडेंट को किस कौन से आर्टिकल के थ्रू पावर है? आर्टिकल 123। वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। भाई साहब जब पार्लियामेंट छुट्टी पे है, सेशन नहीं चल रहा, तो उस टाइम पे मान लो लॉ बनाना है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट को पावर दी है हमारे संविधान ने कि वो 123 के थ्रू ऑर्डिनेंस जारी करके कोई भी कानून बना सकते हैं। ये सेम जैसे पार्लियामेंट कानून बनाता है उसी की तरह काम करता है ऑर्डिनेंस भी। तो ये प्रेसिडेंट आप सबको पता है किसके एडवाइस पे काम करते हैं? खुद तो करते नहीं, किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये ऑर्डिनेंस लाके जारी किया था। ये जो ऑर्डिनेंस लाके कमीशन बनाया था, जो कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। ये जो बिल अभी पेश करने जा रहा है, ये कमीशन बनाया था इसने। और इसमें रखा था कि जो भी मान लो स्टेबल बर्निंग करता है, पहले कुछ फाइन लगाया था और जेल टर्म गवर्नमेंट ने लगाई थी कि जो भी स्टेबल बर्निंग करता है उसको जेल होगी, पनिशमेंट मिलेगी और उस पर फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी। तो ये बहुत ज़्यादा फार्मर इसका विरोध कर रहे थे। किसान जो जलाते हैं, स्टेबल कौन जलाता है? किसान ही जलाते हैं। स्टेबल क्या होता है? जो कृषि करने के बाद कुछ बच जाता है ना खेत में, जैसे गेहूँ काटा, इतना गेहूँ काटा, नीचे ये डंठल सा बच गया ये, या फिर धान काटा, धान के बाद जो बच जाता है नीचे, जो क्रॉप का जो भी मतलब रेजिड्यू वगैरह है, अवशेष, उसको ही बोलते हैं स्टेबल। और उसको जला देते हैं किसान, उससे धुआं वगैरह होता है। तो इसमें ये कहा इस नए बिल में कि ये हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे, मतलब ऐसा इससे जेल टर्म नहीं होगी किसान को। ये जेल लगाने की जो आया था रूल, वो हटा दिया इस बिल में। तो गवर्नमेंट ने जो पहले एक्ट बना रखा था कि स्टेबल बर्निंग एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा, अपराध समझते थे किसानों को, अगर कोई जलाएगा, ये कर दिया था। लेकिन अभी इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया कि अब कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, अपराध नहीं समझा जाएगा। लेकिन क्या है, जो पहले जेल टर्म दी गई थी कि जेल टाइम हो सकता है, वो भी हटा लिया कि आपको जेल नहीं होगी कोई। ये है भाई साहब स्टेबल। ये देखो किसान जला रहा है इसे, ये क्या है? स्टेबल है। यहाँ से गेहूँ काटा, गेहूँ काटने के बाद देखो, वीट काटने के बाद नीचे इतना बच गया है रेजिड्यू। इसको किसान क्या करता है? अब इसे हाथ से या मशीन से खोदेगा तो नहीं, बहुत टाइम लगेगा क्योंकि अगली फसल बोनी है। तो ये क्या करता है? जला देता है इसे। तो इसके लिए ये इसमें बिल में प्रोविज़न रखा है कि अब इसे आपराधिक नहीं समझा जाएगा। तो लेकिन ये है कि जो भी जलाएगा उस पर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फ़ी देनी पड़ेगी, एक फाइन सा लगेगा पर्यावरण के लिए। क्योंकि भाई साहब देखो इतना धुआं निकल रहा है जो इससे, अब ऐसा तो है नहीं ये धुआं इस किसान को ही पहचानता है कि ये धुआं बस उड़ेगा इसके खेत से और इसके घर में ही जाएगा और इसकी नाक में घुसेगा, इसी के फेफड़ों को ख़राब करेगा, ऐसा तो है नहीं। ये धुआं तो चारों तरफ जाएगा, पूरे इन्वायरमेंट में जो भी लोग रहते हैं, किसी को दमा की बीमारी करेगा, अस्थमा होगा, किसी को सांस की बीमारी होंगी, रेस्पिरेशनल प्रॉब्लम होंगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो ये क्या है, सबको नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए जो भी जलाएगा उस पर फाइन लगेगा, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन देनी पड़ेगी जो भी स्टबल बर्निंग करेगा, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे कोई भी हो, किसान हो, कोई भी हो। ये रखा है इसमें। अब ये कमीशन जो है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये कमीशन ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया था, अक्टूबर 2020 में बनाया था। ये इससे पहले कमीशन बना हुआ था, एक मतलब अथॉरिटी थी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। इसको रिप्लेस करेगा, ये हटा दी, डिसॉल्व कर दी, ये हटा दी, रिमूव कर दी ये अथॉरिटी, इसके जगह पे ये कमीशन बना दिया। ये कमीशन
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। ये कमीशन इसका पूरा नाम है, शॉर्टकट में बोलते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये बना दिया भाई साहब। अब ये कमीशन एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी, क्योंकि भाई साहब इसके लिए बिल पेश किया है, और जब ये पार्लियामेंट में से पास हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा कानून। और आपको पता है जो भी कोई कानून से एक्ट से बनता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, सांविधिक संस्था, तो ये बन जाएगी। ये कमीशन सुपरसीड करेगा, एक तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है दिल्ली के, और आपके दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इनके ऊपर सुपरसीड करेगा, मतलब इनको डायरेक्शन दे सकता है ये कमीशन, सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी, और मतलब इन डिफरेंट स्टेट के स्टेट कंट्रोल ये जो एडजॉइनिंग एरियाज है ना, नेशनल कैपिटल रीजन है अपना जो भारत है उसके आसपास, सबने देखिए भाई साहब दिल्ली के आसपास हरियाणा है, पंजाब है, और यूपी है, राजस्थान है, दिल्ली, और ये जो एरिया है मतलब इनमें ये सुपरसीड करेगा कमीशन, इनको डायरेक्शन दे सकता है। इसमें कंपोजिशन क्या है इसकी, कौन कौन मेंबर होंगे इसके कमीशन के? एक चेयरपर्सन होगा इसका अध्यक्ष, वो होगा सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी, इसका अध्यक्ष होगा। उस मतलब सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी कौन बनते हैं, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस बन जाओगे तो आपका प्रमोशन होगा, बाद में आप सेक्रेटरी बन जाओगे, चीफ सेक्रेटरी, तो आप भी इसके चेयरमैन बन सकते हो। इसका जो चेयरपर्सन की टर्म होगी 3 साल की होगी या 70 ईयर की, जो भी पहले आ जाए। मान लो 70 साल का पहले होगा 2 ही साल में, तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा, या 3 साल, मान लो 3 साल तक चलेगा मैक्सिमम, 3 साल तक ये चेयरमैन बन के रह सकते हैं। जिसमें क्या है, सेवरल और मिनिस्ट्रीज के भी मेंबर आएंगे, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से, मंत्रालय से मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, और स्टेक होल्डर आएंगे स्टेट से, जो राज्य आसपास के उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके भी मतलब स्टेट भेजेंगे कि आप इस कमीशन में जाकर बैठो मीटिंग वगैरह में। जो एक्सपर्ट है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के और इसरो के और सिविल सोसाइटी के, उनसे भी कुछ एक्सपर्ट आएंगे, इसरो से, सिविल सोसाइटी से, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। अब इसकी पावर और फंक्शन क्या होंगे? पावर फंक्शन होंगे भाई साहब, एक तो ये डायरेक्शन इशू कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को एयर पॉल्यूशन के पर्टेनिंग का मतलब है रिलेटेड, संबंधित, जो भी मान लो पॉल्यूशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ये यहाँ के आसपास की स्टेट गवर्नमेंट है, दिल्ली की, आपके पंजाब की, हरियाणा की, यूपी की, राजस्थान की, इनको डायरेक्शन इशू कर सकती हैं कि आप इन नियम को मानो, यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, कुछ मेजर्स लो, स्टेप उठाओ, कदम उठाओ। नेक्स्ट क्या कर सकता है कि यहाँ पे क्या है, जो भी कंप्लेंट है, ये जो भी कंप्लेंट आएगी किससे रिगार्डिंग, पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, कि यहाँ पे नेशनल रीजन है, जो नेशनल कैपिटल रीजन है और एडजॉइनिंग एरिया है, यहाँ पे जो क्वालिटी है एयर की बिगड़ रही है, कोई इन पे कंप्लेंट आएगी, उस कंप्लेंट को सुनेंगे, शिकायत को कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए, कैसे कंट्रोल करोगे एयर पॉल्यूशन को, जो वायु प्रदूषण हो रहा है इसको लिए ये कुछ पैरामीटर तैयार करेगा। नेक्स्ट क्या है, जो भी मान लो वॉयलेटर है इनको आइडेंटिफाई करेगा। मान लो किसी से कहा फैक्ट्री से, आपकी यहाँ से फैक्ट्री से ज़्यादा धुआं निकल रहा है, ज़्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है, इसको आप कंट्रोल करिए, कुछ मेजर्स लिए, कुछ टेक्नोलॉजी नई अपनाइए ताकि ये कम हो सके इमिशन, कार्बन इमिशन। अगर उसने उल्लंघन क्या नहीं मान रहा है तो उसको देखेगा, उस पर चार्ज लगाएगा। फैक्ट्रीज वगैरह की मॉनिटरिंग करेगा, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं जो पॉल्यूटिंग यूनिट हैं जो इस रीजन में, एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में और आसपास के एरिया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में, तो इनको अगर ये वॉयलेटर हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उनको शट डाउन कर सकता है, कंपनी इनको बंद कर सकता है, ये कंपनी जो हैं। नेक्स्ट क्या कर सकता है, ये ओवरऑल डायरेक्टिव इशू करने की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है इस रीजन में, और पॉल्यूशन नॉर्म्स बनाएगा कि जो भी वॉयलेशन कर रहे हैं ऐसे नियम बनाएगा, रूल वगैरह, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स, नियम वगैरह बनाएगा प्रदूषण के रिगार्डिंग, कि इतने से ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं फैलाना, उसके लिए नियम बनाएगा। ये इसके काम रहेंगे। तो यही टॉपिक थे, अब हम करेंगे क्वेश्चन इस पर, कुछ करंट अफेयर, कुछ स्टैटिक पोर्शन। ये हमने टॉपिक कवर किया था, ऑलरेडी कर चुके हैं हम, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पे एक लेक्चर लिया था, उसमें ये डिटेल से समझा था हमने। तो उसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला कह रहा है कि स्पीकर डिसाइड करता है कि डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कब होना है, इसकी डेट ये डिसाइड करता है। जो डेप्यूटी स्पीकर है वो सबऑर्डिनेट होता है स्पीकर का, मतलब स्पीकर के अंदर, मतलब नीचे एक ऑफिस होता है। नेक्स्ट है कि जब रिजोल्यूशन रिमूवल का चल रहा हो स्पीकर के, मतलब स्पीकर को हटाना है और रिजोल्यूशन चल रहा है लोकसभा में, तो उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई करता है कि डेप्यूटी स्पीकर उस टाइम पे हाउस को, यानी कि लोकसभा को प्रिसाइड करेगा, उसका अध्यक्ष रहेगा उस मीटिंग में जब इसका रिमूवल चल रहा है स्पीकर का। तो आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 1 ओनली, 1 2 ओनली, 1 3 या 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव। देखो भाई साहब दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेप्यूटी नाम में है उप अध्यक्ष, लेकिन इसका सबऑर्डिनेट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफिस है भाई साहब, ये इंडिपेंडेंट है, ये याद रखना है। तो ये बिल्कुल गलत है, और बाकी की दो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये है भाई साहब इसका 1 and 3 आंसर। ये डिटेल में हमने लेक्चर में समझा हुआ है, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे।
नेक्स्ट आपको बताना है बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना। ये उड़ीसा में है भाई साहब, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये न्यूज में थी। सीवीड हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है करंट अफेयर के लेक्चर में भी, और अलग से लेक्चर ले रखा है। सीवीड क्या होती है? समुद्र में घास सी उगती है थोड़ी, जो खाने के लिए भी यूज होती है, सब्जी वगैरह बन सकती है, साग जो कहते हैं, जैसे पालक का साग बनता है ऐसे भी बन सकता है। इनका बहुत ही न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है, इसमें बहुत अच्छे पोषक तत्व मिनरल्स होते हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं। तो आपको इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट देनी है। ओवरऑल मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है इसके रिगार्डिंग। सी वीड्स क्या है? मैक्रोस्कोपिक एल्गी की तरह होती है, जिसमें क्या है, विच मीन दे हैव नो डिफ्रेंसिएशन, मतलब इनमें कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं होता इनके टिश्यू में, यानी कि रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीव्स कहाँ है, मतलब इसकी जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ते कहाँ हैं। जैसे पेड़ है, ये पेड़ भाई साहब, इसमें क्या है, यहाँ पे पत्ते लगते हैं, ये इसका तना है, स्टेम है, और ये इसकी रूट है, जड़ है, यहाँ पे जड़ होगी नीचे। तो ऐसे पेड़ डिफाइन होता है ना, इसमें ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि पता ही नहीं चलता, सारा ऊपर से नीचे तक एक सी रहती है। क्या ऐसा है? नेक्स्ट कह रहा है सीवीड जो होती हैं यूजुअली डीप कोस्टल वाटर में होती हैं, गहरे पानी में होती हैं ये अधिकतर। और जो सीवीड है ये क्या है, इसकी एबिलिटी है कि जो आसपास की मेटल है उसको एक्यूमुलेट कर लेती है। जैसे मान लो कोई मेटल है, कोई धातु है, यहाँ पे एलिमेंट है, तो उसको क्या है, ये एक्यूमुलेट कर लेती है, अपने आसपास बांध लेती हैं सीवीड। अब आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 1 ओनली, 1 2 ओनली, 1 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो भाई साहब, जो दूसरी स्टेटमेंट ना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डीप कोस्टल वाटर में नहीं होती है, सैलो वाटर में होती है। सैलो का मतलब है कम गहरे पानी में, कम गहरे पानी में कोस्टल एरियाज के पास होती हैं, जैसे अपना हिंदुस्तान है, इसके कोस्टल एरियाज के आसपास भी होती हैं ये। तो दूसरा गलत है क्योंकि सैलो वाटर में होती हैं। तो बाकी के दो बिल्कुल करेक्ट हैं भाई साहब, तो 1 और 3 सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ग्लोबल टाइगर फोरम, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है हमारी कि जो ग्लोबल टाइगर फोरम है ये इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल बॉडी ओनली है, इकलौती बॉडी है इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो ऐसी कंट्रियों ने एस्टेब्लिश की है जहाँ पे टाइगर हैं और टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साथ आई कंट्री। नेक्स्ट कह रहा है कि 13 टाइगर रेंजिंग कंट्री हैं वर्ल्ड में, जिनमें क्या है, जो वो स्पेसिफाई करती हैं, फोकस करती हैं कि जो रिमेनिंग 5 स्पीसीज हैं टाइगर की, उनको कैसे बचाया जाए, कैसे सेव किया जाए। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया ओनली मेंबर कंट्री है एशिया से जिसने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है ग्लोबल टाइगर फोरम को। क्या एशिया से सिर्फ इकलौती इंडिया ही कंट्री है? आपको ये बताना करेक्ट है या अनकरेक्ट है, मतलब गलत है या सही है। 1 ओनली, 2 3 ओनली, 2 1 2 या 1 3। आपको पता लग गया होगा एशिया में इकलौती यही नहीं है, क्योंकि और भी कंट्रीज में टाइगर हैं, बांग्लादेश में भी भाई साहब टाइगर है, म्यांमार ये भी ज्वाइन करती हैं, तो इंडिया इकलौती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी का सही है, सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी हमारी, 1 और 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, आपको इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, मलेरिया के रिगार्डिंग है। इंडिया में क्या है, मतलब ऐसी कंट्रीज जहाँ पे मलेरिया होते हैं उनमें से इंडिया भी एक कंट्री है, अमंग द वर्ल्ड्स हाई मलेरिया बर्डन कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि उनमें से, अमंग का मतलब है उनमें से एक है जहाँ पे हाई मलेरिया के केस मिलते हैं, उनमें से इंडिया भी एक कंट्री है। इंडिया क्या है, इंडिया ने साइन किया हुआ है एक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन है। ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो मलेरिया को टारगेट रखता है कि एलिमिनेट करना है पूरे वर्ल्ड वाइड 2030 तक, तो इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है। ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन है। नेक्स्ट आपको बताना है कि मलेरिया क्या है, एक नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया हुआ है, इसमें इंक्लूड है इंडिया का प्रोग्राम, एक नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें बीमारी वगैरह को डिसीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, गवर्नमेंट स्टेप उठाती है, कदम उठाती है, उसमें मलेरिया को भी इंक्लूड किया हुआ है। अब आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है, 1 ओनली, 1 मतलब 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट आंसर है भाई साहब डी, सारे के सारे सही हैं। इंडिया पूरे ग्लोब में, पूरे सारे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मलेरिया के केस होते हैं, उनमें से इंडिया भी एक है। लेकिन पूरे वर्ल्ड के केवल 2% मलेरिया के लगभग केस होते हैं, ऐसा नहीं है, हाईएस्ट होते हैं इंडिया में, ऐसा मतलब हाँ, जिनमें ज़्यादा होते हैं उनमें से इंडिया भी एक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नहीं है भाई साहब, यही था आज के लेक्चर में। और एक बात याद रखनी है, आज 5-6 लेक्चर शायद और भी आएंगे, छोटे छोटे 5-6 मिनट के छोटे छोटे लेक्चर आएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके स्टैटिक लेवल के, तो वो जरूर देखना आप, क्योंकि वो करंट में थे, न्यूज़ में थे वो, तो वो जरूर देखना आप। तो यही था बस इस लेक्चर में।